दुचिम सिर्फ 18 साल की थी, लेकिन अपने घर की सबसे ताकतवर चुड़ैलों में से एक थी। दुचिम धरती पर घूमती हुई मरी हुई आत्माओं को देख सकती थी। जब वो सिर्फ 8 साल की थी, तब वो अपनी दादी के साथ मिलकर बुरी आत्माओं को भगाने जाती थी। एक दिन एक डेमन ने एक लड़के के शरीर पर कब्जा कर लिया था। लड़का एक ऊंची जगह से कूदने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजने लगा। फोन बजते ही उसे थोड़ी देर के लिए होश आया और सामने का नजारा देखकर वो डर गया। फोन उसकी माँ का था। कॉल उठते ही माँ उस पर चिल्लाने लगी, तू पढ़ाई ठीक से नहीं करता, घर भी टाइम से नहीं आता। लड़का सब कुछ समझाने ही वाला था कि उसकी माँ गुस्से में बोल पड़ी, मर जा तू। लेकिन जैसे ही माँ ने ऊपर की तरफ देखा, वो डर गई और रोते हुए अपने बेटे को नीचे उतरने के लिए मनाने लगी। लेकिन तब तक डेमन ने फिर से लड़के के शरीर पर कंट्रोल ले लिया था। उसी दौरान दुचिम और उसकी ग्रैंडमा जल्दी जल्दी छत की तरफ भाग रही थी, क्योंकि दोनों चुड़ैलें थी और उन्हें एहसास हो गया था कि पास में कोई बुरी आत्मा किसी को नुकसान पहुंचा रही है। ग्रैंडमा जल्दी चल नहीं पा रही थी, वो थक गई थी। उन्होंने दुचिम को अकेले जाकर उस आत्मा को पकड़ने का काम दे दिया। ग्रैंडमा ने कहा कि ये बुरी आत्मा उन बच्चों को पकड़ती है जिनके मार्क्स कम होते हैं और दुचिम को हर हाल में उसे रोकना होगा। दुचिम डर रही थी, लेकिन दादी की बात सुनकर वो मंत्र पढ़ते हुए अकेले छत की तरफ भागी। छत पर पहुंचकर उसने डेमन को किनारे खड़ा देखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन डेमन वहां से गायब हो गया। जैसे ही दुचिम चेक करने गई, डेमन उसके पीछे आके खड़ा हो गया। वो दुचिम को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था, जैसे उसे उसकी परवाह ही ना हो। दुचिम ने बादी वाला मंत्र पढ़ा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। डेमन हंसता हुआ उसके पास से निकलकर फिर छत के किनारे गया और नीचे कूद गया। दुचिम डर के मारे कांप गई। नीचे टकराने की आवाज और लोगों की चीखें उसे साफ सुनाई दे रही थी। अब वो डेमन पूरी तरह से लड़के के शरीर पर कब्जा कर चुका था और सड़क पर इधर उधर घूम रहा था। तभी एक तेज सी ऊर्जा उसके आसपास फैलने लगी और ग्रैंडमा धीरे धीरे मंत्र पढ़ती हुई सामने आ गई। डेमन ने उन्हें पैसों का लालच देने की कोशिश की, मगर ग्रैंडमा को पैसों से क्या लेना देना। उन्होंने अपने कपड़े का एक छोटा सा थैला निकाला और जैसे ही उन्होंने लगातार मंत्र पढ़ना शुरू किया, डेमन डर गया। उसे कैद में करने से पहले डेमन ने दुचिम को शाप दिया, मैं तेरे 18 साल पूरे होने का इंतजार करूंगा और फिर तेरे शरीर में घुसकर तुझे सबसे दर्दनाक तरीके से तड़पाऊंगा। ग्रैंडमा ने डेमन को कैद तो कर लिया, लेकिन जब वो वापस लौटी तो उन्होंने उस लड़के की आत्मा को अपने पास खड़े देखा। उसका नाम हान सू था। ग्रैंडमा ने उसे कहा कि जाने से पहले अपनी माँ को आखिरी बार अलविदा कह दे, लेकिन जैसे ही वो उसे घर ले जाने लगी, अचानक कोई आदमी आया और ग्रैंडमा को पीछे से चाकू मार दिया। दुचिम जब वहाँ पहुंची, ग्रैंडमा जमीन पर बैठी थी और उनकी हालत बहुत खराब थी। उन्होंने कहा कि डेमन फिर से भाग गया है और अगर दुचिम 18 साल की उम्र सही सलामत पार कर लेगी तो आगे की जिंदगी बहुत अच्छी होगी। थोड़ी देर बाद ग्रैंडमा की आत्मा भी हान सू के साथ चली गई। दुचिम उनकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोती रही। समय बीता और अचानक दुचिम 18 साल की हो गई। ये उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे डर वाला साल था। अगर ये साल निकल गया तो सब ठीक हो जाएगा। दुचिम अब चुड़ैल नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी माँ से झूठ बोल दिया कि उसे अब आत्माएं दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी माँ को उस पर भरोसा ही नहीं था। माँ बहुत लालची थी। उसने अपने किसी जान पहचान वाले से बात करके दुचिम का एडमिशन एक बड़े स्कूल सुंग डोंग हाई स्कूल में करा दिया। आज दुचिम को वहीं जाकर दाखिला लेना था और स्कूल के बच्चे थोड़ी देर पहले ही अपना एग्जाम देकर निकले थे। टीचर ने बच्चों को रिपोर्ट कार्ड बांट दिए। क्लास में सबकी जान अटकी हुई थी। सब ये सोच रहे थे कि आखिर क्लास का सबसे आखिरी नंबर वाला बच्चा कौन है, क्योंकि स्कूल में जो भी सबसे कम नंबर लाता है उसकी मौत बड़ी इंसाफी से होती है। टीचर ने ये नहीं बताया कि आखिरी नंबर किसका है। उसी समय अचानक सबने बाहर से एक चीख सुनी। जब बच्चे खिड़की से नीचे देख रहे थे, एक लड़का बिल्डिंग से कूद रहा था। वो लड़का स्कूल का सबसे कम नंबर वाला स्टूडेंट था। उसका नाम किम जोंग उन था। ये स्कूल बहुत ही बेरहम था। हर एग्जाम के बाद जिस बच्चे के मार्क्स सबसे कम आते थे वो मर जाता था। इसी बीच उसी दिन दुचिम ने स्कूल में ट्रांसफर लिया था। आज उसका पहला दिन था। टीचर ने उसे दरवाजे पर खड़ा देखा और बाकी बच्चों को अपनी सीट पर बैठने को कहा। फिर दुचिम को क्लास में एक खाली सीट पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही वो बैठी, उसने एक लड़के को अपनी तरफ घूरते हुए देखा। उसका नाम वू सू था, जो पूरे स्कूल का टॉपर था। उधर प्रिंसिपल टीचर्स के साथ मीटिंग कर रहा था। वो सब ये सोच रहे थे कि सबसे आखिरी नंबर वाले बच्चे ने ऐसा काम क्यों कर दिया। प्रिंसिपल ने साफ कहा कि स्कूल कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा और टीचर्स को बोल दिया कि सबको बता देना कि जोंग उन ने घर के झगड़े की वजह से ये कदम उठाया है और बच्चों को इस बारे में बात करने से सख्त मना कर दिया। स्कूल से घर आकर दुचिम ने देखा कि उसके कमरे में एक आत्मा खड़ी है। वो वही लड़का था हान सू, जिसकी मौत तब हुई थी जब दुचिम 8 साल की थी। दुचिम ने उसे कमरे से निकलने को बोला, पर उसने कहा कि उसे थोड़ी देर छुपने दो, क्योंकि आज सुबह दुचिम स्कूल जाने से पहले हान सू एक आदमी के शरीर में घुस गया था और उसने दुचिम की माँ की पिटाई कर दी थी। अच्छा हुआ दुचिम वक्त पर आ गई और उसने हान सू की आत्मा को भगाया। अब दुचिम की माँ हर जगह हान सू को ढूंढ रही थी और कसम खा चुकी थी कि वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। आत्मा बनने के बाद हान सू की यादें धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। उसे बस इतना याद था कि उसकी एक माँ थी, लेकिन घर का रास्ता उसे नहीं मिल रहा था। पहले दुचिम की माँ ने वादा किया था कि वो हान सू को उसकी माँ से मिलवाएगी, लेकिन 10 साल बीत गए और दुचिम की माँ
आज तक उसे इधर उधर काम करवा रही है, लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब हानसू तंग आ चुका था। वो दुचिम से विनती कर रहा था कि उसकी माँ को ढूंढने में मदद कर दे, लेकिन दुचिम ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेबस हानसू वहाँ से चला गया। उस समय वूसू अपने घर पर माँ बाप के साथ खाना खा रहा था। वो लोग दुचिम की माँ के बारे में बात कर रहे थे। वू की माँ ने कहा कि दुचिम का परिवार चुड़ैल है और उन्हें भूत प्रेत दिखते हैं, इसलिए जब दुचिम क्लास में दाखिल हुई, वूसू उसे देख रहा था। वूसू को भूतों पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने अपनी माँ से बोला कि ऐसे लोगों से दूरी रखे, नहीं तो लोग उससे पैसे वसूल सकते हैं। अगले दिन ब्रेक टाइम में अचानक एक लड़की पूरे क्लास में चिल्लाई। जब जोंग उन कूदा था तब दुचिम बिल्कुल उसके पास थी। बाकी बच्चे भी झूठ बोलने लगे कि दुचिम ने ही जोंग उनको धक्का दिया होगा, क्योंकि उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उन्हें ये नहीं पता था कि वो चोटें हानसू को उसकी माँ को मारने से रोकते वक्त लगी थी। सब क्लास में उसके सामने सामने उसे गलत ठहराने लगे। दुचिम खुद को समझाने ही वाली थी, तभी वूसू उसके पास आकर बोला, तुम्हें बूसी पढ़ना आता है? मेरी और एक लड़की की कंपैटिबिलिटी चेक करके बता दो। ये सुनकर दुचिम के दिमाग में तुरंत ख्याल गया, अगर बच्चों को पता चल गया कि वो चुड़ैल है तो वो हर चीज का इल्जाम उसी के सिर पर डाल देंगे। अगर बच्चों को पता चल जाता कि दुचिम चुड़ैल है तो वो उसके पीछे पड़ जाएंगे और तरह तरह के बहाने ढूंढकर उसे परेशान करेंगे। उसे पता था कि 18 साल पूरा होने पर उसके साथ बहुत कुछ बदलने वाला है, इसलिए उसने क्लास में किसी को कुछ समझाना जरूरी नहीं समझा। उसने अपना बैग उठाया और क्लास से निकलने ही वाली थी, तभी वूसू आगे आया और उसने दुचिम का हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल उसने अपनी तरफ खींचकर उसे गले लगा लिया, लेकिन ये वूसू नहीं था। वूसू के शरीर में दुचिम की ग्रैंडमा की आत्मा थी। ग्रैंडमा ने उसे कसकर पकड़ा और उसे दिलासा दिया। दुचिम ने वो जानी पहचानी आवाज सुनी तो धीरे से बोली, ग्रैंडमा। अचानक वूसू को होश आ गया। वो घबराकर दुचिम और बाकी बच्चों को देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने अभी क्या कर दिया। उधर इनाम, जो वूसू का सबसे करीबी दोस्त था, उसने वूसू के गले लगाने वाली पूरी वीडियो बना ली थी। वो वीडियो वूसू को दिखाते ही वूसू शॉक में रह गया। वो मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने ऐसा कुछ किया है। दोस्त हंस रहे थे, चिढ़ा रहे थे। वूसू ने जल्दी से दुचिम को क्लास से बाहर खींच कर ले गया। वूसू ने उसे समझाया कि उसका दुचिम को गले लगाने का कोई इरादा नहीं था, उसे कुछ भी याद नहीं। दुचिम ने साफ बोला कि उसे वूसू में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वूसू को उसकी माँ और उसकी माँ की दोस्ती की वजह से उसके साथ दोस्ती का नाटक करने की जरूरत नहीं है। वूसू भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन जैसे ही दुचिम जाने लगी, ग्रैंडमा फिर से वूसू के शरीर में आ गई। इस बार ग्रैंडमा ने सीधा दुचिम को बताया कि 10 साल पहले जिस इविल स्पिरिट से सामना हुआ था वो इसी स्कूल में है और वो आज भी बिल्कुल उसी तरह लोगों को मारता है जैसे पहले करता था। ये सुनते ही दुचिम का दिल बैठ गया। उसे पता ही नहीं था कि ग्रैंडमा उसी के सामने वूसू के शरीर में है। ग्रैंडमा ने कहा, ध्यान से देख मेरी बच्ची। और जैसे ही दुचिम ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया, उसके सामने ग्रैंडमा का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। दुचिम कोट कोट कर रो पड़ी और ग्रैंडमा को गले लगा लिया। लेकिन बाहर से देखने वाले बच्चों को क्या दिख रहा था कि वूसू और दुचिम एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। तभी ग्रैंडमा ने घबरा कर कहा, वो आ गया, इविल स्पिरिट आ गया। और सच में इविल स्पिरिट बेहद खुश था कि डूचिम अब बड़ी हो चुकी है। उसे अपना 10 साल पुराना वादा बखूबी याद था कि वो डूचिम को सबसे दर्दनाक तरह से तड़पाएगा। अगले ही पल वू और डूचिम दोनों उसी इविल स्पिरिट के वार से गिर पड़ते हैं। तभी प्रिंसिपल अचानक वहां आया और उसने कपड़े के थैले से इविल स्पिरिट को काबू में कर लिया। कुछ देर बाद वू स्कूल की इन्फर्मरी में होश में आया और तभी उसके पीछे अचानक हैंसू की आत्मा प्रकट हुई। अजीब बात ये थी कि वो अब हैंसू को देख पा रहा था। वो अपनी आंखें मलता रहा, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। हैंसू उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन हैंसू और नजदीक आकर उसे डराने लगा। डूचिम गुस्से में आई और हैंसू को वहीं से भगा दिया। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि वो अब आत्माएं देख सकेगा। डूचिम जाने ही वाली थी कि वो ने उसे पकड़ लिया। वो बोला, तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं ऐसा क्यों देख पा रहा हूँ? पर डूचिम ने उसकी कोई परवाह नहीं की। स्कूल के मैदान में चलते हुए डूचिम को नहीं पता था कि प्रिंसिपल एक कोने से उसे ध्यान से देख रहा है। प्रिंसिपल के पास वही थैला था जिसमें इविल स्पिरिट कैद था। वो थैले से बात करते हुए बोला, हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट मत भूलना। तू सिर्फ उसी बच्चे के शरीर में जा सकता है जिसके मार्क्स सबसे कम हो। प्रिंसिपल ने ये भी देख लिया था कि डूचिम की ग्रैंडमा ने वू के शरीर को पकड़ा था। यहीं से उसे डूचिम की असली पहचान का अंदाजा हो गया। घर पहुंचकर डूचिम ने हैंसू को फिर से चोरी छुपे अपने कमरे में घुसते देखा। उसने उसे सख्त लहजे में डांटा। हैंसू को शक था कि वो उसे कैसे देख ले रहा था। डूचिम ने अंदाजा लगाया कि शायद उसकी ग्रैंडमा के वू को पकड़ने की वजह से वू के शरीर में बदलाव आ गया और अब वो हैंसू जैसी आत्माओं को देख सकता है। उधर वू घर जाकर और भी भूत देख पा रहा था। डर के मारे वो घर से भागकर सीधा डूचिम के घर पहुंच गया। उसने डूचिम को पैसे देकर कहा, प्लीज मुझे पहले जैसा बना दो। डूचिम ने बिना देर किए वू को घर से बाहर खींचा और उसे जल्दी से भागने को कहा। डूचिम ने वू को साफ साफ बता दिया कि उसने उसे भूत देखने की ताकत नहीं दी है, इसलिए उसे पहले जैसा बनाने का कोई तरीका उसके पास नहीं है। वो बचपन से भूत देख सकती थी। उसकी दुनिया आम लोगों से बिल्कुल अलग थी। वू को डूचिम की दुनिया
के बारे में थोड़ी जिज्ञासा हुई। उसने पूछा कि क्या वो उसकी दुनिया एक बार देख सकता है। डूचिम ने अपने हाथ रगड़े, फिर धीरे से वू की आंखों पर रखे। जैसे ही उसने हाथ हटाए, वू ने धीरे से आंखें खोली और उसी वक्त डूचिम की आवाज उसके कानों में गूंजी, मेरी दुनिया में स्वागत है। बस फिर क्या था, चारों तरफ से भूत उनके पास आने लगे। वू डरकर तुरंत डूचिम का हाथ पकड़कर बोला, कुछ करो, कुछ भी। लेकिन डूचिम ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और खुद भाग गई। वू जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने भी डूचिम जैसी हरकत की, हाथ रगड़े और अपनी आंखें ढक ली। लेकिन जैसे ही हाथ हटाए, भूत वहीं खड़े थे। अब वो घबरा गया और तेजी से भागा। जब डूचिम वापस दरवाजा खोलकर देखने आई, तब तक वू और सारे भूत वहां से जा चुके थे। थोड़ा डर तो लगा, लेकिन उसे लगा कि वू जल्द ही पहले जैसा हो जाएगा। उधर वू को एक भूत बस स्टेशन तक पीछे करता हुआ ले गया। वू जैसे तैसे बस में चढ़ा और चैन की सांस ली कि अब कोई भूत नहीं है। लेकिन जैसे ही बस अगले स्टॉप पर रुकी, 2 और भूत बस में चढ़ गए। वू ने नजरें फेर ली, पर भूतों को पता चल गया कि वो उन्हें देख सकता है। वो तुरंत ड्राइवर से बोला, भैया जल्दी चलाओ। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, पूरी बस भूतों से भरी पड़ी थी। वो डर के मारे चीखता रहा। पूरी बस में हंगामा मच गया। अगले दिन वो स्कूल नहीं आया। उसकी खाली सीट देखकर डूचिम को चिंता हुई। क्लास के बच्चे तुरंत बातें बनाने लगे। डूचिम ने ही वू को कुछ कर दिया होगा, लेकिन डूचिम ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। इसी बीच एक स्टूडेंट भागता हुआ आया और बोला, एग्जाम शुरू होने वाला है। उधर क्लास टीचर प्रिंसिपल के ऑफिस में शिकायत कर रहा था। डूचिम ने वू से बाद में कहा कि भूत लोग आपस में भी बातें करते हैं और उसे भूत बहुत नापसंद करते हैं, इसलिए वो उसके आसपास आना पसंद नहीं करते। ये सुनकर वू हंस पड़ा। डूचिम बोली, और सुन, एक कंपटीशन भी होने वाला है। अगर तू नहीं आया ना, तो मैं तेरी फर्स्ट पोजीशन छीन लूंगी। ये सुनकर वू हंस पड़ा और उसे आराम महसूस हुआ। वू की हंसी सुनकर उसकी माँ भी शांत हो गई। उसके बाद वू डूचिम को इनाम के रेस्टोरेंट ले गया। वहीं वू ने इनाम को पढ़ाई भी करवाई, क्योंकि इस बार इनाम का सबसे आखिरी आना तय था। तभी डूचिम को इनाम के पिता की आत्मा दिखाई दी। उसने इनाम तक उनका संदेश पहुंचा दिया। वो चाहते थे कि इनाम मेहनत से पढ़े। इनाम ने झुककर शुक्रिया कहा और उसी पल डूचिम को पहली बार लगा कि भूत देखना हर बार बुरा नहीं होता। घर वापस आकर डूचिम की माँ ने ग्रैंडमा की फोटो देखी और उसके दिए हुए काम को याद किया। ग्रैंडमा ने उसे ये जिम्मेदारी दी थी कि डूचिम को उस स्कूल में ट्रांसफर करवाना है, क्योंकि ग्रैंडमा को पता चल गया था कि एक इविल स्पिरिट उसी स्कूल में छुपा है। माँ ने मना किया था क्योंकि डूचिम खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन ग्रैंडमा का कहना था कि सिर्फ डूचिम ही उस इविल स्पिरिट को रोक सकती है और एक और शख्स भी डूचिम के साथ होगा, और वो था वूसू। ग्रैंडमा ने उसे चुन लिया था डूचिम की मदद करने के लिए। इसके बाद वू और डूचिम की दोस्ती बहुत गहरी हो गई और जब वो दोनों अपने पहले वाले हग के बारे में बात कर रहे थे, तो वू खुद को रोक नहीं पाया और उसने फिर से डूचिम को गले लगा लिया। वू ने कहा कि उसे याद ही नहीं है कि उसने डूचिम को गले लगाया था, इसलिए उसने फिर से उसे गले लगा लिया ताकि वो वही एहसास वापस ले सके। लेकिन डूचिम शर्म से लाल होकर उसे धक्का देकर दूर कर देती है। उस रात वू इतना ज्यादा खुश था क्योंकि उसे डूचिम सच में पसंद थी। डूचिम ने भी जाते हुए वू की पीठ देखी और उसके दिल में कुछ कुछ होने लगा। अगले दिन एग्जाम के दौरान डूचिम थोड़ी डेंजर में थी और सो ही गई। जब टीचर ध्यान नहीं दे रहा था, डूचिम ने पास में बैठे इनाम को उठाया। वू ने ये सब देखा और मुस्कुरा दिया। इनाम वू का सबसे अच्छा दोस्त था, इसलिए वू नहीं चाहता था कि इनाम बेवजह मर जाए। एग्जाम के बाद वू डूचिम के साथ बैठा और बात करने लगा। वू ने डूचिम को धन्यवाद कहा कि उसने इनाम को उठाया। उसे लगा कि जो बच्चा हमेशा बॉटम में आता है वो मरना नहीं चाहता। उसे शक था कि स्कूल में कोई ऐसा है जो सिर्फ सबसे नीचे रैंक वाले बच्चों को ही नुकसान पहुंचा रहा है। डूचिम ने वू को असली सच नहीं बताया, पर वू का जोश और उसकी मेहनत देखकर डूचिम खुद हैरान थी। तभी वू ने बताया कि जब से उसे भूत दिखने लगे हैं, उसने नोटिस किया कि हर भूत की अपनी कोई जलन, गुस्सा या अधूरा काम होता है। एक रात डूचिम ने जो ताबीज वू को दिया था वो गलती से गिर गया। तब वू को लगा कि छुपना अच्छा आइडिया नहीं है। उसने ताबीज फेंक दिया और बैठकर भूतों की बातें सुनने लगा। तभी उसे समझ आया कि भूत सिर्फ वही बातें कहना चाहते हैं जो वो अपनी मौत से पहले पूरी नहीं कर पाए। उनकी कहानियां सुनकर वू को यकीन ही नहीं हुआ, इतनी अजीब, इतनी दर्दनाक थी। और जब भूतों की बातें खत्म हुई तो वू ने भी अपना दिल खोलकर उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसके दिल में एक लड़की थी और ये पहली बार था जब वो किसी से प्यार करता था, इसलिए उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। वू की कहानी सुनकर भूत भी चले गए क्योंकि वो भी उसके प्यार वाले प्रॉब्लम का हल नहीं जानते थे। डूचिम ये सब सुनकर दंग रह गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वू जिस लड़की की बात कर रहा था वो लड़की वही डूचिम थी। स्कूल से घर लौटते समय डूचिम की मुलाकात सू चोंग से हो गई। सू चोंग को वू हमेशा से बहुत पसंद था और सबको पता भी था। डूचिम के आने के बाद से सू चोंग को डर लगने लगा था कि वू उससे दूर न चला जाए। सू चोंग को पता चला था कि वू और डूचिम दोनों विच के घर दिखाई दिए थे, इसलिए वो सारी सच्चाई जानना चाहती थी। डूचिम अपनी विच वाली पहचान छुपाना चाहती थी, लेकिन तभी डूचिम की माँ आ गई और सारा राज खोल दिया। तब सू चोंग ने डूचिम को एक शर्त दी, जब तक डूचिम वू से दूर रहेगी, सू चोंग उसकी ये विच वाली बात किसी को नहीं बताएगी। अगले दिन स्कूल के बाद डूचिम का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। वो
वू को इग्नोर करने लगी, जिससे वू बहुत कंफ्यूज था। कुछ देर बाद डूचिम उस जगह गई जहाँ कुछ समय पहले उसका एक दोस्त मरा था। वहाँ उसे जमीन पर खून के निशान दिखे। उसे याद आया कि जिस दिन वो पहली बार स्कूल के गेट तक भागी थी, अचानक वो दोस्त जमीन पर गिर गया था। डूचिम ने उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, बट मौत के बाद उस दोस्त की आत्मा ने उससे बात की थी। उसने रोते हुए कहा था कि वो मरना नहीं चाहता था। फिर धीरे धीरे उसकी आत्मा किसी बुरी आत्मा के कब्जे में चली गई। डूचिम को शक था कि उसके जितने भी दोस्त मरे थे, उन सब की आत्माएं उसी इविल स्पिरिट के हाथों में फंसी हुई हैं। बस का इंतजार करते वक्त हैंसू की आत्मा उसे छेड़ने लगी। डूचिम गुस्से में उसे दफा होने को कहती है। पास खड़ी एक लड़की को लगा कि डूचिम उसे बोल रही है और वो उसे मारने ही वाली थी। तभी अचानक वू कहीं से आकर बीच में आ गया। वू को देखते ही उस लड़की का एटीट्यूड एकदम बदल गया। वो दोनों का मजाक उड़ाने लगी कि इनका रिश्ता कुछ ज्यादा ही खास है। डूचिम ने कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। वू उसे रोकने आया तो डूचिम ने बताया कि स्कूल में एक इविल स्पिरिट है जो सिर्फ सबसे नीचे आने वाले बच्चों को मारती है, इसलिए वू को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे तो बस इनाम का ध्यान रखना है। ये सुनकर वू चुप हो गया और उसके पीछे नहीं आया, लेकिन घर पहुंचते ही उसका मन नहीं माना और उसने डूचिम को मैसेज कर दिया। वो डूचिम से मिलकर बात करना चाहता था। जैसे ही वो डूचिम से मिलने निकलने वाला था, अचानक सू चोंग उसके घर पहुंच गई। वो ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और बाहर निकल गया। सू चोंग को अंदाजा हो गया कि वो डूचिम के पास जा रहा है, इसलिए उसने उसे धमकाया। उसने कहा कि बेहतर होगा कि वो उसे गुस्सा ना दिलाए, लेकिन वो ने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी और चला गया। सू चोंग ये देखकर तिल मिला गई। वो ने डूचिम को ढूंढ लिया और पहुंचते ही उससे इविल स्पिरिट के बारे में पूछने लगा। डूचिम ने कहा कि उसे पकड़ने का कोई तरीका नहीं है, बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार लास्ट प्लेस पर उनका कोई दोस्त ना आए। अगले दिन जब डूचिम क्लास में गई तो पूरी क्लास को पता चल चुका था कि वो विच है। सब उसके मजाकिया लहजे में ताने मार मार कर सवाल पूछने लगे। डूचिम समझ गई कि ये सब सू चोंग ने किया है। टीचर के आते ही सब अपनी सीटों पर सीधा बैठ गए। एग्जाम के रिजल्ट आ गए थे और इस बार लास्ट प्लेस पर इनाम था। वू की टेंशन बढ़ गई, लेकिन इनाम हंस रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। स्कूल के बाद वू इनाम को पढ़ाने ले गया। उसके बाद वू ने इनाम को कहा कि वो जल्दी से क्लास में जाकर साफ सफाई कर ले और स्कूल से निकल जाए। उधर प्रिंसिपल एक कमरे का ताला ताबीज से खोल रहा था और बोला, चलो खाना खाते हैं। जैसे ही उसने ताला खोला, इविल स्पिरिट खुशी से बाहर निकल पड़ी। प्रिंसिपल ने एक बुरी मुस्कान दी। इविल स्पिरिट सीधे वू और इनाम की तरफ उड़ती हुई आ गई। उसे देखकर वू डर गया और उसने छुपकर डूचिम को कॉल किया। वू जल्दी से इनाम को खींचकर दौड़ने लगा। तभी डूचिम दौड़ती हुई आई और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन इविल स्पिरिट भागी नहीं, बस छुप गई। वू और डूचिम ने इनाम को बीच में लेकर उसे बचाया। डूचिम ने वू से कहा कि भूत अभी दोबारा नजर आएगा और जैसे ही वो दिखे, वू को इनाम को पकड़कर स्कूल गेट की तरफ भागना होगा। वू डूचिम को अकेला छोड़कर जाने में हिचकिचा रहा था। डूचिम को लगा कि वू उसके साथ रहेगा तो वो और उलझ जाएगी। जैसे ही इविल स्पिरिट फिर से सामने आई, डूचिम चिल्लाई, भागो, अभी भागो। वो मंत्रों पर ध्यान लगाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो इविल स्पिरिट उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसके मंत्र भी उस पर असर नहीं कर पा रहे थे। वो और इनाम स्कूल से बाहर भागने लगे। प्रिंसिपल चाहता था कि ये मामला बड़ा ना बने, इसलिए वो झट से एक कपड़े का थैला लेकर उस इविल स्पिरिट को ढूंढने लगा। वो और इनाम काफी देर तक भागते रहे, लेकिन जब उनके पैर जवाब देने लगे तो वो बेसमेंट के एक गैराज में छुप गए। लेकिन अभी सांस भी नहीं ली थी कि इविल स्पिरिट उन्हें ढूंढते हुए पहुंच गया। वो और इनाम को फिर से भागना पड़ा। अचानक इविल स्पिरिट एक आदमी के शरीर में घुस गया। दोनों लड़के भागते हुए लिफ्ट में घुसे और दरवाजा बंद करने लगे, लेकिन उस आदमी ने अपना पैर दरवाजे में अड़ा दिया और अंदर घुसकर उन पर हमला करने लगा। उसने दोनों का गला दबाया और वू का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम जैसे टॉपर की दोस्ती इनाम जैसे कमजोर स्टूडेंट से कैसे? फिर उसने लिफ्ट का दरवाजा बंद किया और इनाम को मारने की तैयारी करने लगा। इसी खतरे की घड़ी में डूचिम वहां पहुंच गई और उसने लिफ्ट का दरवाजा खोल दिया। इविल स्पिरिट वाले आदमी ने डूचिम को देखा और दोनों लड़कों को छोड़ दिया। उसे लगा डूचिम अकेली आई है, तो वो उसे चिढ़ाने लगा कि वो अपनी ताकत पहचानती ही नहीं है। तभी डूचिम बोली, मैं अकेली नहीं आई हूँ, और उसके पीछे अचानक बहुत सारे भूत दिखाई देने लगे। इविल स्पिरिट ये देखकर डर गया। भूतों ने उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया और एक साथ उस पर टूट पड़े। इस बीच वू और इनाम भागकर बाहर निकल आए। जैसे ही वो बाहर पहुंचे, लिफ्ट का दरवाजा ढह गया और इविल स्पिरिट अंदर भूतों के साथ फंस गया। वो और डूचिम ने इनाम को सहारा देकर सड़क तक पहुंचाया। उन्होंने देखा कि कोई भूत पीछा नहीं कर रहा था, तो उन्होंने वहीं थोड़ी देर रुककर सांस ली। डूचिम की विच वाली पहचान खुलने के बाद वो बहुत टेंशन में था। वो उसे थोड़ा खुश करना चाहता था। डूचिम फिलहाल इनाम को अपने घर ले आई। अभी के लिए वही सबसे सुरक्षित जगह थी। उसी दौरान उसने इनाम को उस भूत वाली कहानी बताई जो हर बार लास्ट रैंक वाले बच्चे को मार देता था, लेकिन इनाम को उस पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। इसी बीच इविल स्पिरिट डूचिम के घर तक पीछा करते हुए आ गया। तभी अचानक एक ताकत ने उसे बांध लिया। असल में प्रिंसिपल वहां आ चुका था और उसने इविल स्पिरिट से पहले ही मंत्र पढ़ दिया था। उसे ये नहीं पता था कि दरवाजे के बाहर हानसू की स्पिरिट ये सब देख रही है। इधर इनाम को अब भी इविल स्पिरिट पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो जाने लगा। वू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। तभी डूचिम ने इनाम को उसके पिता की कहानी सुनाई। उसने वो राज भी बताए जो सिर्फ इनाम और उसके पापा को पता थे। इन्हें सुनकर इनाम की आंखों से आंसू निकल आए। अब उसे यकीन हो गया कि डूचिम सच में स्पिरिट्स को देख सकती है। इसके बाद डूचिम और वू बाहर आकर बात करने लगे। डूचिम मजाक मजाक में उसे फ्यूचर बताने लगी, क्योंकि वो बस उसे चिढ़ा
चिल्ला रही थी, लेकिन अचानक वू ने पूछ लिया, तो क्या तुम ही मेरा फ्यूचर हो? वू डूचिम को दिल की बात बताने ही वाला था कि तभी उसके पेरेंट्स कार लेकर वहां पहुंच गए। वू की माँ ने वू और डूचिम की तरफ बहुत गुस्से से देखा। उसी वक्त डूचिम की माँ भी दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। वू की माँ को पूरा यकीन था कि डूचिम और उसकी माँ जानबूझकर वू को फंसा रही हैं। हालांकि दोनों फैमिलीज बाहर से तो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ पैसों और काम के फायदे पर टिका था। असली में वू की माँ कभी भी डूचिम की माँ को इज्जत नहीं देती थी। डूचिम ने ठंडी आवाज में वू और उसकी माँ को वहां से जाने के लिए कह दिया। तभी इनाम बाहर आया और डूचिम और उसकी माँ से माफी मांगी। उसने कहा कि अगर वू और डूचिम ने इनाम को इविल स्पिरिट से बचाया नहीं होता तो आज वू की माँ यहाँ आती ही नहीं। इनाम को लगा कि अब उसका यहाँ रहना ठीक नहीं। वो दोनों से विदा लेकर भाग गया। उधर वो अपने पेरेंट्स के साथ कार में वापस जा रहा था। उसके पिता लगातार उसकी माँ को डांट रहे थे कि वो विच के घर क्यों गई। साथ ही वो वू को भी डांट रहे थे कि वो गरीब स्टूडेंट से दोस्ती क्यों करता है। गुस्से में वू ने घरा पूछा, अगर मैं खराब पढ़ाई करता तो क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं मानते? उसके पिता ने बहुत ठंडे अंदाज में जवाब दिया। इस बात में पूछने जैसा क्या है? वू को उम्मीद भी नहीं थी कि उसके पिता ऐसा जवाब देंगे। उसे साफ समझ आ गया उसके पिता के लिए पढ़ाई का नंबर बाप बेटे के रिश्ते से भी ज्यादा बड़ा है। वो इतना गुस्सा हुआ कि कार से कूदकर भागने लगा। पेरेंट्स ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। जैसे ही कार रुकी, वो वहां से तेजी से भाग गया, अपने बेरहम पेरेंट्स से दूर।